जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू शौर्य क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन। जी हाँ, जिसको वैश्वीकरण के नाम से भी जानते हैं, जिसको भूमंडलीयकरण के नाम से भी जानते हैं। अक्सर देखा गया है कि क्लास 11वीं से लेके क्लास 15वीं तक, अर्थात 11वीं से लेके कॉलेज तक के बच्चों तक ये शब्द बार बार सुनने में आता है कि भाई वैश्वीकरण का ज़माना है, अभी वैश्वीकरण का दौर है, भूमंडलीयकरण का दौर है, ग्लोबलाइजेशन का दौर है। लेकिन ये ग्लोबलाइजेशन शब्द है क्या? अक्सर इसमें किस चीज़ की बात की जाती है? तो मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि ग्लोबलाइजेशन ही वैश्वीकरण है और वैश्वीकरण ही भूमंडलीयकरण है। ये तीनों शब्द एक ही है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है जब एक देश का विश्व के अनेक देशों के साथ जब संबंध स्थापित होता है तो उसी को ही वैश्वीकरण के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, जैसे हम दूसरे शब्दों में बात करें, जब एक देश के व्यक्तियों का विश्व के दूसरे देशों के व्यक्तियों के साथ कुछ वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान होता है, या कुछ संस्कृति का आदान प्रदान होता है, या कुछ सामाजिक तत्वों का आदान प्रदान होता है, तो ये जो प्रक्रिया होती है ये ग्लोबलाइजेशन के द्वारा ही देखी जा सकती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, जब एक देश के व्यक्ति का विश्व के अनेक देशों के व्यक्ति के साथ कुछ आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक संबंध स्थापित होता है तो वो संबंध ग्लोबलाइजेशन के अंतर्गत ही होता है। शायद अब आपको समझ में आया। हम दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि वैश्वीकरण में क्या होता है, जब एक देश के व्यक्ति किसी दूसरे देश की वस्तुओं को आदान प्रदान करते हैं, जब एक देश के व्यक्ति किसी दूसरे देश के कल्चर को एक्सेप्ट करते हैं, दूसरा देश हमारे देश के कल्चर को एक्सेप्ट करता है, उनको फॉलो करता है, तो ये क्या है? ये वैश्वीकरण ही तो है। जब एक देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जैसे भारत के प्रधानमंत्री हो गए या भारत के राष्ट्रपति हो गए, जब दूसरे देशों में जाते हैं, वहाँ कुछ राजनीतिक कुछ मुद्दों पे बात करते हैं, कुछ राजनीतिक चीज़ों में हिस्सा लेते हैं, तो ये ग्लोबलाइजेशन का ही तो एक अंग है। तो हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन जब एक देश के व्यक्तियों के द्वारा विश्व के अनेक देश के व्यक्तियों के साथ जो संबंध स्थापित होता है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, राजनीतिक रूप से हो, सांस्कृतिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो और धार्मिक रूप से हो, तो ये सभी चीज़ें ग्लोबलाइजेशन के अंतर्गत ही आती है। अब समस्या उत्पन्न ये होती है कि यार ग्लोबलाइजेशन का समय कब शुरू हुआ? ग्लोबलाइजेशन है क्या? भाई आधुनिक समय में, मतलब समकालीन विश्व में, अब आप ये सोचोगे कि समकालीन विश्व क्या है। 1991 के बाद से जब शीत युद्ध समाप्त हुआ, तो शीत युद्ध के समाप्त होने के बाद जो अमेरिका का वर्चस्व हुआ है उसी को ही समकालीन विश्व के नाम से जानते हैं। अब आप ये बोलोगे भाई अमेरिका का वर्चस्व का अर्थ होता है जब किसी एक देश का किसी भी चीज़ के ऊपर मोनोपोली होती है। जैसे अभी आपको एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा, आज के टाइम में हम अगर बात करते हैं तो आज हम जो कल्चर अपना रहे हैं, जो संस्कृति अपना रहे हैं, जो खाना अपना रहे हैं, वो किस देश का है, वो किस कंट्री का है? क्या वो एशिया का है या वो यूरोप का है? आज हम भाई कोट पैंट पहन रहे हैं, जीन्स की पैंट पहन रहे हैं, डोमिनोज पे पिज़्ज़ा खा रहे हैं, ये सब चीज़ें कर रहे हैं, इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ की संस्कृति, वहाँ की कल्चर को अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्या है? आज अमेरिका ने पूरे विश्व पे अपना एक जाल बिछा रखा है। इसी को ही वर्चस्व कहते हैं। वर्चस्व का अर्थ होता है किसी भी एक चीज़ का दबदबा होना। आज अमेरिका की मुद्रा का दबदबा है, आज अमेरिका के कल्चर का दबदबा है, आज अमेरिका की राजनीति का दबदबा है, तो ये एक वर्चस्व होता है। चलो अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक का नाम था ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, जो कि अब हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? एक देश का विश्व के अनेक देशों के साथ संबंध स्थापित करना, चाहे वो आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो, सामाजिक हो और धार्मिक हो, किसी भी प्रकार का संबंध हो या फिर वस्तु का आदान और प्रदान हो, ये सभी चीज वैश्वीकरण के अंतर्गत आती है। तो 12वीं क्लास में जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें भी पॉलिटिकल साइंस में एक वैश्वीकरण का चैप्टर है। तो हम कोशिश करते हैं कि 12वीं क्लास के साथ साथ ये उन सभी सब्जेक्ट, उन सभी वर्गों के लिए भी हो, जैसे वो कॉलेज के बच्चों के लिए और ग्रेजुएशन में है, साथ के 11वीं क्लास के लिए, कि आप अपनी समझ खुद ब खुद उत्पन्न कर पाएं और आप अपने आंसर को अपने शब्दों में उतार के आ सके। पर यह तभी हो पाएगा जब आपको वैश्वीकरण का अर्थ आएगा, ग्लोबलाइजेशन का अर्थ आएगा, भूमंडलीकरण का अर्थ आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। भाई मैंने अभी आपको वो बोला कि वैश्वीकरण क्या है, ग्लोबलाइजेशन क्या है, भूमंडलीकरण क्या है। जैसे कि यहाँ बताया हुआ है कि वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण तीनों नाम एक ही चीज के हैं, अर्थात ये तीनों एक ही चीज को बताते हैं कि एक देश का विश्व के अनेक देशों के साथ संबंध स्थापित करना। हालांकि ये तो उस समय भी हो चुका था जब
मानव सभ्यता ने एक देश एक जगह से जाके दूसरी जगह पे जब गए थे तो उनकी संस्कृति को, उनके कल्चर को, उनकी भाषा को वो सीखने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आज के संदर्भ में, आज के अगर टाइम में देखा जाए तो वैश्वीकरण हम 1991 के बाद का जो समकालीन विश्व है, जो वर्ल्ड में चेंज आया है, जो अमेरिका का वर्चस्व ज़्यादा हुआ है, उसी के संदर्भ में हम आजकल बात करने की कोशिश करते हैं और इसी को ही भूमंडलीयकरण के नाम से जाना जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं आपसे 2-4 चीज़ें पूछता हूँ और शायद उसके बाद ही इस चैप्टर को शुरू करते हैं और इन्हीं चीज़ों में अब आपको आपके खुद ब खुद पॉइंट आप खुद ब खुद अपने बना सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वैश्वीकरण की। वैश्वीकरण का अब आपको अर्थ आ गया, जब एक देश के व्यक्तियों के द्वारा विश्व के अनेक देश के व्यक्तियों से कुछ संबंध स्थापित किया जाता है। अब वो संबंध कौन सा होगा? संबंध आर्थिक भी हो सकता है, राजनीतिक भी हो सकता है, सांस्कृतिक भी हो सकता है, धार्मिक भी हो सकता है, ये संबंध है। अब इन्हीं पॉइंटों को हमें एक्सप्लेन करना है। भाई इन्हीं पॉइंटों को अगर हम एक्सप्लेन कर देंगे तो हमारा ये चैप्टर भी हो जाएगा और ये हमारे पॉइंट भी क्लियर हो जाएंगे। जब भी आपके सामने कोई ऐसी चीज़ें आए तो उसके आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक पॉइंट ही होते हैं, आयाम ही होते हैं जो हम जिनको पढ़ने की कोशिश करते हैं। भाई सिंपल सी बात है, अगर हम ग्लोबलाइजेशन के आर्थिक आयाम की बात करें तो आर्थिक आयाम में क्या आएगा? भाई आर्थिक आयाम में वो सब चीज़ें आएगी। आर्थिक मीन्स क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। आर्थिक चीज़ों में हम बात कर सकते हैं, जैसे आप हो या अभी हम हैं। अगर कोई व्यक्ति यहाँ से शिक्षा हासिल करके अमेरिका जाता है, कनाडा जाता है या किसी दूसरी कंट्री में जाके वहाँ पे जॉब करता है, तो वो क्यों करता है? वहाँ पे क्यों जाता है? वो वहाँ पे इसलिए जाता है ताकि वो वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी को पा सके, वहाँ पे वो अच्छे डॉलर में इनकम कर सके, वो अपना जीवन स्तर ऊंचा उठा सके और वहाँ पे एजुकेशन भी कर सके। तो ग्लोबलाइजेशन में जो आर्थिक आयाम है, आर्थिक आयाम में हम कह सकते हैं कि एक देश की मुद्रा का विश्व के दूसरे देशों की मुद्रा से जब आदान प्रदान होता है तो ये आर्थिक आयाम में आता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर भारत अरब से पेट्रोल खरीदता है या भारत किसी दूसरे मुल्क से जैसे अमेरिका से कोई वस्तु खरीदता है तो उसको किस मुद्रा में भारत पेमेंट करेगा? क्या भारतीय रुपयों में उसको पेमेंट करेगा या फिर किसी दूसरी कंट्री की मुद्रा में उसको वापस पैसे देगा? तो भाई सिंपल सी बात है, अगर भारत अमेरिका से कोई वस्तु खरीदता है तो भारत उसको अमेरिका की मुद्रा ही देगा, अर्थात अमेरिका का डॉलर ही देगा। आज ज़्यादातर जो मुल्क हैं वो अमेरिका के डॉलर में ही अपना आयात और निर्यात करने की कोशिश करते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें कि अगर राजनीतिक स्थिति अच्छी हो तो हो सकता है भारतीय मुद्रा भी वहाँ पे एक्सेप्ट हो जाए और भारत वहाँ से कोई भी चीज़ मंगाता है तो भारतीय मुद्रा में उसका भुगतान कर सकता है। तो जो भूमंडलीयकरण का आर्थिक आयाम है, आर्थिक आयाम में क्या है कि भाई आज जो एक देश के व्यक्ति हैं वो दूसरे देशों में जाके जॉब्स कर रहे हैं, वहाँ पे इनकम अर्न कर रहे हैं। इसी के साथ साथ आज एक देश विश्व के दूसरे देशों से वस्तुओं को मंगा रहा है, सेवाओं का उत्पादन कर रहा है, वस्तु और सेवाओं दोनों का उपयोग कर रहा है। जैसे आज भारत, अगर 1991 से पहले भारत का विश्व के इतने देशों से संबंध नहीं था आर्थिक रूप से, परंतु अब काफ़ी ज़्यादा संबंध हो गया। आज हम देखते हैं कि भारत में बहुत सारी ऐसी मल्टीनेशनल कंपनी हैं जो अमेरिका की है, जो अन्य देशों की है, वो भारत में आई हुई है। भारत में क्यों आई हुई है? ताकि वो भी मुनाफा कमा सकती है। मुनाफा कमाने तो आया भाई, कोई भी बड़ी कंपनी कहीं पर भी अगर अपना इंडस्ट्री लगाएगी तो वो क्यों लगाएगी? वो इसीलिए ही लगाएगी ताकि वो वहाँ से ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर सके। सिंपल सी बात है। और उस कंट्री के लिए क्या बेनिफिट होएगा? उस कंट्री के लिए बेनिफिट ये होगा कि उस कंट्री के लोगों को रोज़गार मिलेगा, वहाँ की सरकार को मोटा टैक्स आएगा। इसी के साथ साथ अगर वहाँ पे वो इन्वेस्ट करती है कोई मल्टीनेशनल कंपनी तो उस देश में जो पैसा आएगा वो दूसरे देश की मुद्रा के रूप में आएगा। तो ये आर्थिक आयाम हम देख सकते हैं कि आर्थिक आयाम में क्या है, जब एक देश दूसरे देश के साथ जो कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है, कोई वस्तु या सेवाओं का आदान प्रदान करता है, तो ये आर्थिक आयाम में आ जाते हैं। आज आपके परिवार में से कोई ना कोई किसी विदेश में गया होगा, विदेश के किसी कंट्री में वहाँ पे एजुकेशन हासिल कर रहा होगा, तो वो वहाँ पे ही रहने की कोशिश करता है कि भाई अब ठीक है एजुकेशन होगी, अब मैं यहीं पे ही सेटल हो जाऊँगा, अपने फैमिली को भी यहीं पर ही बुला लूँगा। क्यों? क्योंकि उसका मानना है कि भाई दूसरे कंट्री में ज़्यादा पैसे हैं, ज़्यादा जो स्टैंडर्ड है लिविंग का वो और अच्छा है। तो आर्थिक आयाम जैसे पुराने समय में भी था
कि एक व्यक्ति किसी दूसरी साइड पे क्यों जाता है। आज जैसे हम दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में यूपी के, हरियाणा के, केरल के, बिहार के सभी स्टेट के व्यक्ति दिल्ली में आके, गुड़गांव में आके जॉब करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके क्षेत्र में वो इतनी ज़्यादा जॉब की संभावना नहीं है जो दिल्ली, एनसीआर और गुड़गांव की साइड पे है। इसी प्रकार से ज़्यादातर लोग बेंगलोर क्यों जाते हैं आईटी फील्ड के लिए? क्योंकि वहाँ पे उनके पास जॉब के ज़्यादा अच्छे चांस है, अच्छे अवसर है। इसी प्रकार से भारतीय लोग बाहर भी जाते हैं जॉब के लिए। तो शायद अब आपको आर्थिक आयाम समझ में आया है। आर्थिक आयाम है जो कि पैसे से संबंधित है, मुद्रा से संबंधित है, वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान से संबंधित है। आर्थिक आयाम में ये होता है। अब हम बात करते हैं राजनीतिक आयाम की। भाई राजनीतिक आयाम क्या होता है? राजनीतिक आयाम में बेसिकली हम उन सब चीज़ों की बात करते हैं जब एक देश का राष्ट्रीय सरकार या एक देश की सरकार किसी दूसरे देश की सरकार के साथ जो राजनीतिक संबंध स्थापित करती है। जैसे बात करें अगर हम भारत की, तो भारत इस टाइम, भारत का संबंध अमेरिका से भी है, भारत का संबंध रशिया से भी है, भारत का संबंध चीन से भी है, भारत का संबंध जापान से भी है ना। तो यहाँ बताने की कोशिश की गई है कि राजनीतिक आयाम में ये है कि जब एक देश के अध्यक्ष के द्वारा किसी दूसरे देश के साथ कोई नीति अपनाई जाती है, कोई साझा अभ्यास किया जाता है। अब ये नीति कुछ भी हो सकती है, चाहे अगर जैसे उदाहरण की बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री ने अभी रशिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करी और वहाँ का दौरा भी करा। तो वहाँ के दौरे में ये आया कि भाई हो सकता है ऐसी कोई डील हो कि भारत के सैनिक उनके सैनिकों के साथ अभ्यास करे, या वो भारत को कुछ ऐसी मिसाइल दे, या भारत हो सकता है उनको कुछ अपना ऐसी मिसाइल दे जो उनके लिए अच्छी हो, कारगर हो। तो राजनीतिक रूप से जब दो मुल्कों के बीच में कोई संबंध स्थापित होता है तो उसको राजनीतिक आयाम के नाम से जाना जाता है। अब राजनीतिक आयाम के अगर पॉजिटिव पॉइंट है तो नेगेटिव पॉइंट भी हैं। जैसे आर्थिक आयाम के अगर पॉजिटिव पॉइंट है तो नेगेटिव भी है। अगर आपको इनका अर्थ आ गया तो आप अपने आप ही इसके पॉजिटिव और नेगेटिव आयाम खुद ब खुद कर सकते हो। अब हम बात करते हैं, हमारा राजनीतिक हो गया, आर्थिक हो गया। अब हम बात करते हैं सांस्कृतिक आयाम की। भाई वैश्वीकरण का सांस्कृतिक आयाम क्या है? सांस्कृतिक आयाम में हम बोल सकते हैं कि वैश्वीकरण के सांस्कृतिक आयाम उस आयाम को कहते हैं जब एक देश की संस्कृति दूसरे देश के संस्कृतियों के साथ आदान प्रदान होती है। जैसे भारत में आज के टाइम में यूरोप के जो युवा है, आज के टाइम में यूरोपियन लोग भारतीय संस्कृति को समझने की कोशिश कर रहे हैं, भारतीय सभ्यता सीखने की, भारतीय सभ्यता को जानने की कोशिश कर रहे हैं, भारतीय भाषा को जानने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदी बोलने की कोशिश कर रहे हैं, संस्कृत बोलने की कोशिश कर रहे हैं। आज विश्व के बहुत से ऐसे देश है जहाँ पे उनके पाठ्यक्रम में, स्कूलिंग में उनको भगवत गीता के रूप में भी, मतलब भगवत गीता पढ़ाया जा रहा है। तो ये भारत का कल्चर, भारत की संस्कृति को विश्व के दूसरे देशों में सिखाने की कोशिश की जा रही है, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि भारत में ऐसी संस्कृति है और उन चीज़ों से भारत का विकास हुआ है। तो वहाँ के लोगों की जो एक सोच है उनमें भी परिवर्तन आएगा। इसी के साथ साथ आज हम भारत की बात करें तो भारत में भी हम विदेशी कल्चर को देखने की कोशिश कर रहे हैं, विदेशी भाषा को देखने की कोशिश करते हैं। आज आपने देखा होगा आपके आसपास कोई फ्रेंच सीख रहा है, कोई जर्मन सीख रहा है, कोई इंग्लिश सीख रहा है, कोई इटालियन लैंग्वेज सीख रहा है, कोई मतलब अन्य लैंग्वेज सीख रहे हैं। वो क्यों सीख रहे हैं? कि वो वहाँ के कल्चर को जानने की कोशिश कर रहे हैं। उनका मानना है कि अगर हम वहाँ की लैंग्वेज सीखेंगे तो जॉब की, नौकरी की हो सकता है वहाँ पे संभावना ज़्यादा हो जाए। तो हम कह सकते हैं भाई संस्कृति में एक देश की संस्कृति, एक देश का कल्चर दूसरे देश के साथ जब मैच करता है, मतलब जब हम किसी दूसरे के कल्चर को अडॉप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और वो हमारे कल्चर को अडॉप्ट करता है, एक्सेप्ट करता है, तो ये सांस्कृतिक आयाम के अंतर्गत आ जाते हैं। इसके अगर पॉजिटिव पॉइंट है तो इसके नेगेटिव भी तो पॉइंट होएंगे। भाई पॉजिटिव पॉइंट है कि आज विश्व एक बंधुत्व की ओर में आ रहा है, आज भाईचारा आ रहा है। तो इसके बाद हम इनके सभी के पॉजिटिव और इन सभी के नेगेटिव पॉइंटों के ऊपर चर्चा करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं, भाई आर्थिक हो गया, राजनीतिक हो गया, सांस्कृतिक हो गया। अब आ जाओ धार्मिक बातें। भाई धार्मिक चीज़ों में आज विश्व, भाई जैसे भारत है, भारत से बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई, भारत से ही जैन धर्म की उत्पत्ति हुई, है ना। तो आज बौद्ध धर्म और जैन धर्म भाई चाइना में भी देखने को मिल रहा है, श्रीलंका में भी देखने को मिल रहा है। तो आज भारत, जिस धर्म की उत्पत्ति भारत से हुई वो आज विश्व के अनेक देशों में देखने को मिल रहे हैं। तो ये भी तो वैश्वीकरण है। आज भारत में, अब जैसे अगर मैं ईसाई धर्म की बात करता हूँ तो क्या उसकी उत्पत्ति भारत से हुई है? बिल्कुल नहीं, उसकी उत्पत्ति यूरोप से हुई है। लेकिन भारत में भी आज बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जिन्होंने ईसाई धर्म अपनाया हुआ है।
जिन्होंने हिंदू धर्म के हैं, जो मुस्लिम धर्म के हैं, है ना। तो यहाँ बताने की कोशिश की गई है जब एक देश के लोगों के द्वारा दूसरे देश के कल्चर को, उनके धर्म को सीखने की कोशिश की जाती है, तो वो धार्मिक आयाम के अंतर्गत आ जाता है। अगर उदाहरण की मैं बात करूं, जब आप मथुरा वृंदावन जाओगे या इस्कॉन टेम्पल पे जाओगे तो आप देखोगे बहुत सारे ऐसे फॉरेनर हैं जिन्होंने हरे कृष्णा को अडॉप्ट, मतलब हरे कृष्णा धर्म जो हिंदुत्व धर्म है उसको एक्सेप्ट कर लिया है और वो मतलब श्री कृष्ण भगवान की ही आराधना कर रहे हैं। ऐसे बहुत से ऐसे इंडियन हैं जिन्होंने बाहर के धर्म को, दूसरे धर्मों को अडॉप्ट करने की कोशिश करी है और वो उनको फॉलो कर रहे हैं। ये उनका पर्सनल मैटर है। तो अब हम बात करते हैं आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक में वही सब आ गया कि समाज में जो चीज़ें चल रही हैं, समाज में जो नियम हैं, कानून हैं, या जीवन जीने का जो स्टैंडर्ड है, जैसे सिंपल सी बात है, जो कल्चर जैसे अभी यूरोप में भी था कि लिव इन रिलेशनशिप में, है ना, तो इंडिया में भी कुछ ऐसा ही होता है। पर इसमें ये बताया गया है सामाजिक पॉइंट में कि समाज आज वैश्वीकरण में एक हम ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जो सभी जगह पे ऑलमोस्ट सेम सा हो। हम ये बात करते हैं कि भाई अमेरिका इतना आगे पहुंच गया, जापान इतनी आगे पहुंच गया। अगर वो आगे पहुंच गया तो वहाँ के लोगों की सोच भी तो उसी प्रकार की है ना। अभी भारत में भी कहीं ना कहीं पे कुछ ऐसे लोग हैं और ऐसे समूह हैं जिनकी सोच काफ़ी पिछड़ी हुई है, जिनका मानना है कि भाई अगर ऐसा होगा तो ये आने वाली जनरेशन के लिए सही नहीं होगा। इसके भी पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है और नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। तो शायद अब मेरा मानना है कि अब आपका एक ओवरव्यू आ गया है कि वैश्वीकरण क्या है। हर चीज़ वैश्वीकरण है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं, जब आप सुबह सो के उठते हो और रात को सोने जाते हो तो जितनी भी चीज़ें आपके इर्द गिर्द हो रही है, जो भी चीज़ों में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, वो सभी वैश्वीकरण है। जैसे कि जब आप सो के उठते हो तो आप वॉशरूम पे जाते हो, वॉशरूम पे जाते आप कोलगेट करते हो। तो कोलगेट जब आप कर रहे हो, तो जब आप कोलगेट करते हो तो कोलगेट क्या भारतीय कल्चर का अंग है क्या? नहीं, भारतीय कल्चर का तो दातून है ना। तो आप कोलगेट कर रहे हो तो वो भी तो हमने किसी फॉरेन कल्चर से अडॉप्ट करा है, एक्सेप्ट करा है कि भाई मतलब हमें कोलगेट करना चाहिए। इसके बाद अगर हम शावर लेते हैं, उसके बाद अगर हम जो कपड़े भी पहन रहे हैं भाई भारतीय जो परिधान है वो तो धोती कुर्ता है, साड़ी है ना। तो जो अब हम कपड़े पहन रहे हैं, जीन्स की पैंट पहन रहे हैं, कोट पैंट पहन रहे हैं, जो ये सब चीज़ें ऐसे पहन रहे हैं, क्या ये भारतीय है? नहीं, ये भी वेस्टर्न है। इसके बाद अगर हम किसी मीटिंग में जाते हैं, वहाँ पे बात करने की कोशिश करते हैं, तो भाई ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि भाई इंग्लिश में बात करें ताकि सामने वाले के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़े, तो इंग्लिश में बात करने की कोशिश करते हैं। उनका मानना है कि अगर हिंदी में बात करेंगे तो सामने वाला सोचेगा चलो ऐसा ही है, इसको इतनी नॉलेज कहाँ ही होएगी। तो ये भी वैश्वीकरण ही है भाई। अब इंग्लिश भाषा क्या भारतीय है? बिल्कुल नहीं, ये भी वेस्टर्न लैंग्वेज है। इसके बाद भाई मीटिंग होगी। अब मीटिंग के बाद खाना भी खाया जाएगा। खाने के लिए जब ये किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पे खाना खाते हैं। खाएंगे क्या? डोमिनोज से पिज़्ज़ा वीज़ा ऑर्डर कर लेंगे, कुछ बाहर की इटालियन डिश खा लेंगे, चाइनीज़ डिश खा लेंगे, कुछ भी वैसे खा लेंगे। तो ये सोचते हैं वैसा मतलब जो फास्ट फूड होएगा ये खाने से, ये भी तो फास्ट फूड ही है। तो फास्ट फूड क्या इंडियन है? नहीं, इंडिया में तो भाई टिक्की, गोलगप्पे, बल्ले पापड़ी, ये सब चीज़ें आते हैं, अनाज की रोटियां होती हैं। इसके साथ ही साथ अब भाई ये इवन फ़ोन पे बात करते हैं तो हेलो बोलते हैं, गुड मॉर्निंग बोलते हैं, गुड इवनिंग बोलते हैं। तो ये जो क्या है, ये सब हम वैश्वीकरण से तो घिरे हुए हैं, सब अमेरिका के कल्चर से तो घिरे हुए हैं। रात को सोते हैं, सोने के बाद सोते समय बोलते हैं गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। ये सब क्या है? ये सब वैश्वीकरण ही है। तो वैश्वीकरण मतलब अगर आपको इसका अर्थ आता है ना कि वैश्वीकरण क्या है, तो आप इसके ऊपर ऐसे लिख सकते हो 500 शब्दों का, 700 शब्दों का। पर हर बात पे आपको सिर्फ एक ही चीज़ बतानी है कि वैश्वीकरण विश्व के दूसरे देशों के साथ जो संबंध स्थापित हो रहा है वही सब वैश्वीकरण है। तो आइए, अब मेरा मानना है कि आपको वैश्वीकरण का एक कॉन्सेप्ट समझ में आया है। अब मैं एनसीईआरटी को उठाता हूं और एनसीईआरटी का जो वैश्वीकरण का जो सिलेबस है उसको हम बात करने की कोशिश करते हैं और इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में भी हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हमने बात करी वैश्वीकरण मतलब कि ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण और वैश्वीकरण। ये तीनों के तीनों क्या है? ये एक ही चीज़ है। इनको हम एक ही पॉइंट में कंसीडर कर सकते हैं। दूसरा वैश्वीकरण क्या है? मैंने अभी आपको बताया, वैश्वीकरण किसी देश की अर्थव्यवस्था, अब यहाँ पे बोला हुआ है अर्थव्यवस्था का व्यापार।
अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है जिस एक देश की कंट्री में, किसी एक देश की कंट्री में जो टोटल इनकम आती है, जो आय का जो स्रोत होता है, जो सोर्सेज होता है, उसी को अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम अध्ययन कर सकते हैं। वैसे ये काफ़ी भारी शब्द हैं, अगर इसको कोई एक्सप्लेन करे तो थोड़ा मुश्किल होएगा, लेकिन अर्थव्यवस्था में हम एक देश में जो आय के विभिन्न सोर्सेज हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं। अब जैसे हम कहते हैं कि 3 चीज़ें होती हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। इन्हीं तीनों क्षेत्रों से ही तो इनकम जनरेट होती है, तो वो सारा अर्थव्यवस्था में आता है। वैश्वीकरण किसी देश की अर्थव्यवस्था का व्यापार और पूंजी के मुक्त के प्रवाह की प्रक्रिया के एकीकरण से संबंधित है। तो यहाँ बताने की कोशिश की गई है कि वैश्वीकरण में किसी भी प्रकार की सीमा नहीं होती, किसी भी प्रकार की बाउंड्री नहीं होती। जैसे आपके घर में बाउंड्री है, आपके स्कूल में बाउंड्री है, आपके कॉलेज में बाउंड्री है, जैसे देशों के बीच में बाउंड्री होती है, लेकिन वैश्वीकरण में कोई बाउंड्री नहीं है। ये एक मुक्त व्यापार होता है, ये एक ऐसी चीज़ होती है जो आप बिना किसी सीमा के भी आप ये अडॉप्ट कर सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं वैश्वीकरण का। अब आपको अर्थ समझ में आ गया, अगर आप चाहो तो लिख के आ सकते हो कि वैश्वीकरण का अर्थ है एक देश का विश्व के अनेक देशों के साथ आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक रूप से संबंध स्थापित करना। ठीक है, तो अब यहाँ बताने की कोशिश की गई है कि वैश्वीकरण वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार की मात्रा बढ़ाता है और विदेशी पूंजी का प्रवाह करता है। भाई सिंपल सी बात है, ये मैं अभी आपको बताया हुआ है कि विदेशी पूंजी का प्रवाह करता है। विदेशी पूंजी मतलब क्या है? अब भाई इंडिया में जो 1991 से पहले इंडिया में इतनी मल्टीनेशनल कंपनी नहीं थी। इंडिया ने एलपीजी की नीति 1991 में अपनाई। मतलब इसका अर्थ क्या है भाई, अब ये भी समझ में नहीं आया। 1991 से पहले जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी वो एक बंद अर्थव्यवस्था के रूप में जानी जाती है, लेकिन 1991 के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था एक खुली अर्थव्यवस्था के रूप में जानी जाती है। अब भाई अभी भी समझ में नहीं आया, तो हम कह सकते हैं कि आफ्टर 1991 के बाद भारतीय सरकार ने अपने यहाँ पे विश्व की दूसरी बड़ी कंपनियों को आने का न्योता दिया कि आप भारत में आओ, भारत में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करो जिससे भारत के लोगों को मुनाफा हो। तो दूसरी कंपनियों ने ये कहा हम भारत में आएंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो उन्होंने ये बोला भाई भारत में आपको सस्ते मजदूर मिल जाएगी, आपको यहाँ पे जो बेसिक चीज़ें हैं वो सब चीज़ मिल जाएगी, प्लस यहाँ पे गवर्नमेंट आपको कुछ रियायतें प्रदान करेगी। इससे क्या होगा? इससे भारत के लोगों को मुद्रा भी मिलेगी, रोजगार भी मिलेगा और भारत के लोगों के पास तकनीक भी आएगी। ये एक दूसरा टॉपिक है, हम कभी इस पे चर्चा करते हैं। तो यहाँ बताया हुआ है कि 1991 के बाद भारत ने वैश्वीकरण की नीति को अपनाया। उस नीति के बाद अपनाने से भारत में अब अनेकों मल्टीनेशनल कंपनी भारत में आनी शुरू हुई, और जिसका अब आप देख सकते हैं कि पहले 1991 से पहले भारत में सिर्फ 2 ही कार देखने को मिलती थी ज़्यादातर, जैसे फिएट पालियो होगी और एक अम्बेसडर कार होगी। पर अब इतनी कारें कि आपको क्या, मेरे को भी नाम नहीं पता उनके क्या नाम है। तो यहाँ पे बताने की कोशिश करी है कि मात्रा बढ़ाता है और विदेशी पूंजी का प्रवाह प्रकट करता है। अब भाई प्रवाह मतलब जो विदेशी कंपनियां जैसे डोमिनोज हैं, पिज़्ज़ा हट हैं, ये इंडिया में आके इन्होंने अपनी फ्रेंचाइजियों को खोला, अपने यहाँ पे इंडिया में अपनी कंपनी को खोलने की कोशिश करते हैं। जैसे एप्पल का आईफोन है, एप्पल के ऑफिस है, सैमसंग का ऑफिस है। अब ये बताने की कोशिश की जा रही है कि इलोन मास्क जो है वो भी इंडिया में अपने कुछ ऑफिस या अपने कुछ उत्पादन करने की कोशिश कर रहा है। तो ये क्यों कर रहा है? ताकि इंडिया से वो सस्ते मजदूरी पे मतलब प्रोडक्ट बना सके और यहाँ की गवर्नमेंट को भी फ़ायदा हो, यहाँ के लोगों को भी फ़ायदा हो। तो ये सारी वैश्वीकरण के अंतर्गत आती है। वैश्वीकरण में मैंने क्या कहा है, जब एक देश के विश्व के अनेक देशों के साथ संबंध स्थापित होता है। अब वो संबंध कैसा हो भाई, वो आपस में बैठ के बात भी कर सकते हैं, फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं, किसी चीज़ पे बात कर सकते हैं। एक बात और यहाँ बताना चाहता हूँ कि वैश्वीकरण में एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं सूचना। जी हाँ, सूचना मतलब इंफॉर्मेशन। तो हम कह सकते हैं कि सूचना वैश्वीकरण की रीढ़ की हड्डी है। मतलब अगर आपको सूचना के द्वारा ही पता चलता है कि भाई फलाने मुल्क में ये हो गया, फलाने देश में ये आ गया, या एप्पल का एक न्यू फ़ोन लॉन्च हो गया, या फिर इस मुल्क ने इस पे ये कर दिया, या किसी भी चीज़ का, तो सूचना इन्फॉर्मेशन से ही
आज विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो आपने देखा WWW की जब वर्ल्ड वाइड वेब आई, जब इंटरनेट आया, तो इंटरनेट के माध्यम से अब पूरा विश्व एक छोटा सा बोल हो चुका है, एक छोटा सा ही एक मतलब आप बोल दो परिवार हो गया। आज जब आप किसी मॉल में जाते हो तो पूरा विश्व के बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती है वो उसी मॉल में आपको देखने को मिल जाएगी। मतलब जो भी आप महंगे से महंगे ब्रांड देखने की कोशिश करते हो वो एक ही छत के नीचे आप देख लोगे। वो क्या है? वो वैश्वीकरण ही तो है। अदरवाइज पहले के टाइम में ऐसा थोड़ी ना होता था। पहले के टाइम में अगर आपको कश्मीर की कोई चीज़ अगर पसंद थी तो आपको कश्मीर जाके खरीदनी होती थी, है ना। पर आज ईजी है सब चीज़। अमेजोन, आप घर बैठे बैठे अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से कुछ भी चीज़ मंगा सकते हो। क्या वो इंडिया का प्रोडक्ट है, क्या वो किसी और कंट्री का है। तो यहाँ बताने की कोशिश की गई है कि वैश्वीकरण से यहाँ पे व्यक्ति आपस में जुड़ रहे हैं। क्या वो इंटरनेट के माध्यम से जुड़ रहे हो, क्या वो व्हाट्सएप के माध्यम से हो, क्या वो टेलीग्राम के माध्यम से हो, क्या वो फेसबुक के माध्यम से हो, क्या वो जीमेल के माध्यम से हो, किसी भी के रूप में भी वो जुड़ सकते हैं। थर्ड पॉइंट में बताने की कोशिश की है, वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं क्योंकि यह पर्याप्त रोजगार पैदा करने में विफल रहा। खेती के आधुनिक तरीके कम शिक्षित लोगों के लिए परिचित नहीं हैं। ये आय असमानता पैदा करता है और प्राकृतिक संसाधनों और श्रम शक्ति के शोषण करता है। अभी मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश करूँगा भाई, अभी हमने आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक पॉइंटों पे चर्चा करी है। इसके अच्छे इम्पैक्ट और इसके बुरे इम्पैक्ट भी, मतलब बैड और गुड जो इम्पैक्ट हैं, अगर हम वही बात कर लेंगे तो चैप्टर ही खत्म हो जाएगा और इसमें कुछ है ही नहीं। इसमें यही बताया हुआ है कि भाई अगर वैश्वीकरण से लोगों को रोजगार मिल रहा है, आज बहुत सारे भारतीय लोग विदेश जा रहे हैं, वहाँ पे रोजगार अर्जित कर रहे हैं, तो इससे नुकसान भी तो हो रहा है। नुकसान ये हो रहा है कि भाई भारत की जो क्षमता है, भारत के जो काबिल लोग हैं, आज वो दूसरे देशों में जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों की भारत में कमी हो जाएगी, है ना। तो मतलब ऐसे पॉइंट है जो आप अपने खुद ब खुद भी बना सकते हो। वैश्वीकरण के परिणाम राजनीतिक, आर्थिक हो सकते हैं, सांस्कृतिक भी हो सकते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर नहीं करते तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। देन है, वैश्वीकरण ने दुनिया भर में वस्तुओं के व्यापार को बढ़ाया है। विभिन्न देशों द्वारा दूसरे देशों के आयात की अनुमति देने पर लगाए गए प्रतिबंध कम हो गए। अब यहाँ पे भी वही तो बात बोली गई है कि वैश्वीकरण के द्वारा एक देश की वस्तु का विश्व के दूसरे देशों की वस्तु, एक देश की वस्तु विश्व के दूसरे देशों में आदान प्रदान किया जा रहा है। आज जैसे भारत में आज हम यूरोप से, अमेरिका से, कनाडा से कोई भी वस्तु मंगा सकते हैं। बाहर वाले लोग भी भारत से कोई भी वस्तुएं मंगवा सकते हैं। तो पहले जो प्रतिबंध थे, जो टैरिफ लगाए हुए थे, जो कर लगाए हुए थे, अब वो काफ़ी कम कर दिए गए हैं, जिसके कारण अब आदान प्रदान और अच्छी तरह हो सके। इसी के साथ साथ हम यहाँ बात करते हैं विभिन्न मंचों जैसे कि वस्तु, पूंजी, लोग और विचारों में आर्थिक प्रवाह अमीर देशों के अपने देश के अलावा अन्य देशों में अपने पैसे निवेश करने के लिए प्रेरित करना। भाई यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है जो अमीर देश हैं वो और ज़्यादा अमीर देश के लोग और ज़्यादा अमीर होने के लिए जो अल्प विकसित देश है या जो डेवलपिंग कंट्री है उसमें वो निवेश कर रहे हैं। जैसे भारत में भी अब बहुत सारे मतलब ऐसे देशों ने इन्वेस्ट करा है कि वो इन्वेस्ट क्यों करा है, ताकि वो और ज़्यादा अमीर हो। जैसे अब इलोन मस्क भारत में क्या करने आ रहा है, क्यों आ रहा है, आपको क्या लगता है? क्या उसके पास पैसा नहीं है? पैसा उसके पास है, वो और पैसा कमाना चाहता है। जैसे अभी फेसबुक हो गया, एप्पल कंपनी होगी, उन्होंने भारत में अपना इन्वेस्ट क्यों करा है? क्या उनके पास जगह नहीं है? क्या उनके पास पैसा नहीं है? उनके पास जगह भी है, पैसा भी है। वो अपने आप को और डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई इंडिया में भी ऐसा प्लांट हो जाए जहाँ से उनको और ज़्यादा बेनिफिट मिल जाए। तो अमीर लोग और अमीर होने के लिए दूसरे मुल्कों में या फिर अल्प विकसित देशों में जहाँ पे उनको ऐसी मार्केट दिखने की कोशिश, वो मतलब ऐसी मार्केट जहाँ पे सरकार उनके बेनिफिट के लिए कार्य करे, तो वो वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। अब जैसे ये देखो, ये आर्थिक आयाम का एक अच्छा इफेक्ट भी है और एक बुरा इफेक्ट भी है। भाई आजकल अमेरिका की मुद्रा में ही सभी देश ये चाहते हैं कि आज हमारे पास अमेरिका की मुद्रा हो, अमेरिका की मुद्रा हो। अब अमेरिका की अगर मुद्रा से ही हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे तो हमारी मुद्रा को कौन पूछेगा? भाई भारतीय रुपये को कौन पूछेगा? इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज विश्व के मतलब आई थिंक मेरे ख्याल से 25 से ज़्यादा मुल्कों के साथ भारतीय मुद्रा का आदान प्रदान किया जा रहा है। मतलब अगर भारत जैसे रूस से कोई वस्तु चीज़ खरीदता है तो उसको रूस की मुद्रा में भुगतान ना करके भारतीय मुद्रा में भुगतान करने की कोशिश कर रहा है, जिससे धीरे धीरे, अभी नहीं कुछ टाइम के बाद, भारत का जो विश्व में
स्टैंड है वो और काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। इसके बाद है आर्थिक वैश्वीकरण ने पूरी दुनिया में विचारों के तीव्र विभाजन पैदा कर दिया। भाई आर्थिक वैश्वीकरण क्या है? आर्थिक वैश्वीकरण है एक देश की मुद्रा का विश्व के दूसरे देशों की मुद्रा के साथ जो आदान प्रदान होता है, वही आर्थिक वैश्वीकरण है। आज आर्थिक वैश्वीकरण के अच्छे इफेक्ट हैं तो बुरे भी हैं। बुरे में क्या है, आज अमेरिका की मुद्रा अब इंडिया के रुपए के मुकाबले अगर हम डॉलर की बात करें तो एक डॉलर आई थिंक 84 रुपीज़ के आसपास का है। उसी प्रकार में अगर हम पाकिस्तान के रुपए और डॉलर की बात करें तो वो मेरे ख्याल से 294 के आसपास का है। तो इट मीन्स क्या है कि एक डॉलर 294 के आसपास या फिर 84 रुपीज़ के आसपास है। तो ये बताता है कि अमेरिका इस टाइम पे अमेरिका ने पूरे विश्व के ऊपर कितना कंट्रोल कर रखा है, उसकी मुद्रा की वैल्यू कितनी है। तो वैश्वीकरण के द्वारा हमें अगर प्रॉफिट चीज़ भी मिलती है तो हमें कुछ नेगेटिविटी भी देखने को मिलती है। जैसे वैश्वीकरण के द्वारा ही आतंकवाद फैल रहा है, वैश्वीकरण के द्वारा ही ये जो हेट स्पीशीज़ फैला रहे हैं, जो आज फेसबुक यूनिवर्सिटी है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, इनके माध्यम के द्वारा लोगों में भेदभाव कराने की कोशिश की जा रही है। इनके अच्छे इफेक्ट है तो इनके बुरे इफेक्ट भी है। जैसे वैश्वीकरण के द्वारा आज सरकार की शक्तियों में वृद्धि तो हुई है, लेकिन सरकार की शक्तियों में कमी भी हुई है। आज वैश्वीकरण के द्वारा जो लोगों के अधिकार हैं वो अपने अधिकार जान पा रहे हैं। भाई इससे पहले लोगों को अधिकार थोड़ी ना पता था कि भाई अधिकार क्या होते हैं। अगर हम 1984 की बात करें तो 84 से पहले भारतीय लोगों को अपने अधिकारों के बारे में इतना नहीं पता था, लेकिन इमरजेंसी के बाद धीरे धीरे लोग अधिकारों के बारे में थोड़ा जागरूक हुए, उन्हें पता चला। तो यहाँ बताया हुआ है विश्व सामाजिक मंच एक अन्य वैश्विक मंच है जो नव उदारवादी वैश्वीकरण के विचार के विरोधी मानव अधिकारी कार्यकर्ताओं, पर्यावरणवादी, श्रमिकों, युवकों और महिलाओं कार्यकर्ताओं के व्यापक गठबंधन को एक साथ लाता है। यहाँ बताने की कोशिश की गई है भाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वैश्वीकरण में क्या हुआ है। यहाँ बताने की कोशिश की गई है कि विश्व सामाजिक मंच वर्ल्ड सोशल फोरम में जो विश्व में जो ऐसे मतलब जो कमज़ोर व्यक्ति हैं, जैसे मतलब विश्व में जो कमज़ोर व्यक्ति है या जहाँ पे मानव अधिकारों का शोषण हो रहा है, जहाँ पे श्रमिकों का शोषण हो रहा है, लेबरों का शोषण हो रहा है, चाइल्ड का शोषण हो रहा है, महिलाओं का शोषण हो रहा है, तो उनके लिए भी आवाज़ उठाने की कोशिश की गई है। अब आप बोलोगे शोषण क्या होता है? जब किसी एक व्यक्ति का हक छीना जाता है तो उसी को शोषण कहते हैं। मतलब जब जैसे अब भारत के ऊपर किस पे ने शोषण करा था? इंग्लैंड ने शोषण करा था। तो यहाँ पे देखने की कोशिश किया भाई आज अमेरिका का कल्चर किस प्रकार से आज पूरे विश्व में फैल रहा है, उनकी सभ्यता कैसे फैल रही है। आज भारतीय कल्चर भी विश्व में मतलब तेज़ी से बढ़ रहा है। तो यहाँ पे कल्चर के साथ साथ सांस्कृतिक एक्टिविटीज़ है, सामाजिक एक्टिविटी है। आज किस प्रकार से आज भारत के एक स्टेट का जो कल्चर है विश्व के अनेक स्टेट में, मतलब भारत के अनेक स्टेटों में मनाया जा रहा है ना। तो ये सारा वैश्वीकरण ही है। सिर्फ स्टेट क्या, आज भारत का जो होली है वो अमेरिका में भी मनाई जा रही है, भारत की दिवाली सऊदी अरब में भी मनाई जा रही है। तो ये क्या, ये वैश्वीकरण ही तो है। सांस्कृतिक वैश्वीकरण उभरता है और हमारी पसंद को बढ़ाता है तथा पारंपरिक मापदंडों को प्रभावित किए बिना हमारी संस्कृति को संशोधित करता है। अर्थात बगैर मसाला डोसा का विकल्प नहीं हो सकता, इसलिए अर्थात बर्गर मसाला डोसा का विकल्प नहीं हो सकता, इसलिए यह हमारे सांस्कृतिक दृष्टिकोण को व्यापक बनाता है और सांस्कृतिक समरूपता को बढ़ावा देता है। तो यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है कि आज एक राज्य की या एक देश की संस्कृति आज एक देश में आपको अनेकों संस्कृति देखने को मिल जाएगी, अनेकों ऐसे पकवान देखने को मिल जाएंगे। अगर आप मॉल में जाते हो या फिर आप दिल्ली की ही बात करते हो तो आपको आसपास पे मोमोज भी देखने को मिल जाएगा, सांभर डोसा भी देखने को मिल जाएगा, टिक्की देखने को मिल जाएगी, बर्गर देखने को मिल जाएगा, चाइनीज़ फूड देखने को मिल जाएगा, इटालियन फूड देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ बताने की कोशिश यही की गई है कि सांस्कृतिक आदान प्रदान भी हो रहा है वैश्वीकरण के द्वारा। इसके बाद क्या है, वैश्वीकरण में जहाँ पे आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक रूपरेखा देखने को मिली है। आज जैसे यहाँ पे एक श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और इनको तो आप जानते हो, ये राजनीतिक रूप से वैश्वीकरण को दर्शाने की कोशिश की जा रही है। आज जैसे कि
अब ये तो सारे आप समझ चुके हो। इसी के साथ साथ यहाँ बताने की कोशिश की गई है कि वैश्वीकरण तो हो रहा है, लेकिन वैश्वीकरण के खिलाफ कुछ लोग आवाज़ भी उठा रहे हैं। भाई आवाज़ तो उठाएंगे, अगर उनका हक छीना जाएगा, उनके अधिकार छीने जाएंगे तो वो डेफिनेटली आवाज़ उठाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे व्यक्ति, बहुत सारे समूह हैं जिन्होंने वैश्वीकरण को जो अच्छा नहीं मानते। उनका मानना है, अब यहाँ से शुरू होता है वैश्वीकरण के पॉजिटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव। अगर हम आर्थिक इम्पैक्ट की बात करते हैं, राजनीतिक आर्थिक व्यू की बात करते हैं, तो आर्थिक रूप में अच्छे पॉइंटों में क्या आ गया? आज भाई एक देश की मुद्रा विश्व के अनेक देशों में जा रही है, तो अच्छी बात है। आज एक ही मुद्रा में विश्व में व्यापार हो रहा है, ये भी अच्छी बात है। आज एक देश के व्यक्ति दूसरे देशों में जाके रोजगार कमा रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। आज विश्व की दूसरी वस्तुएं दूसरी वस्तुएं एक देश में आ रही है, जैसे अमेरिका की वस्तुएं आ रही भारत में, भारत की वस्तुएं दूसरे देशों में जा रही है, तो ये भी अच्छी बात है। ये अच्छी बातें हैं, लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है? आज अमीर मुल्क और अमीर हो रहा है, गरीब मुल्क और गरीब हो रहा है। भाई वो कैसे? आज अगर एक ही देश का, अब भाई आप देखो ना, जैसे पेप्सी है, कोका कोला है, बर्गर है, डोमिनो पिज़्ज़ा है, इसके अलावा और कोई चीज़ ऐसी है जो जिनके बिना हम नहीं रह सकते। मतलब यहाँ बताने की कोशिश की गई है, आज अमीर मुल्क और अमीर हो रहा है और गरीब मुल्क और गरीब हो रहा है, क्योंकि आज अमीर मुल्कों ने गरीब मुल्कों में अपने मॉल खोले हुए हैं, अपने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खोले हुए हैं, वो कम कीमतों पे लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा रहे हैं। जैसे कि चाइना का एग्जाम्पल लो, आज भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाइनीज़ प्रोडक्ट के बिना नहीं रह सकते, क्योंकि वो सस्ते हैं, चीप हैं, है ना, और इंडिया में वही चीज़ थोड़ी एक्सपेंसिव हो जाती है। तो यहाँ बताने की कोशिश की गई है, अमीर मुल्क और अमीर हो रहा है, गरीब मुल्क और गरीब हो रहा है। जो गरीब मुल्क में जो लोअर क्लास लोग हैं, अब उनको वो तकनीक का अभाव है, वो उनको नॉलेज नहीं है। अब जैसे जहाँ पे 100 आदमी काम कर रहे हैं, वहाँ पे एक कंप्यूटर आ जाएगा तो 99 आदमी बेरोजगार हो गए। ये कुछ लोगों की सोच है, क्योंकि भाई वो 100 आदमियों का काम तो एक कंप्यूटर ने ही कर लिया। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनको तकनीक के बारे में इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है। जब मान लो एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में जो फैक्ट्री का मालिक ने कोई नई मशीनों को ले आता है, जो पुराने जो मजदूर हैं उनको तकनीक का पता नहीं होता, तो ओनर उनको निकाल देता है। तो ये क्या है? तो यहाँ बताया हुआ है कि आर्थिक आयाम में अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट है तो नेगेटिव इम्पैक्ट भी तो देखने को मिलते हैं। इसी के बाद अब हम बात करते हैं सांस्कृतिक आयाम की। सांस्कृतिक में आज हम विदेशियों का कल्चर सीख रहे हैं, उनकी भाषा सीख रहे हैं, उनकी बोली सीख रहे हैं, उनका रहन सहन सीख रहे हैं, उनके खान पान सीख रहे हैं, ये सभी तो सीख रहे हैं। ये अच्छी बात है। आज वो हमारे भी सीख रहे हैं, हमारी भाषा सीख रहे हैं, हमारा खान पान सीख रहे हैं, हमारा वेयरिंग स्टाइल सीख रहे हैं। आज बहुत सारे ऐसे फॉरेनर्स हैं जो साड़ी पहनती हैं और मतलब कुर्ते पजामे पहनते हैं, और ये सब चीज़ें हैं। लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है? नेगेटिव इम्पैक्ट, आज भारतीय लोग भारतीय की संस्कृति भूलते जा रहे हैं, उनकी अपनी सभ्यता भूलते जा रहे हैं। जो एक शर्म होती थी, जो एक आंखों का पर्दा होता था, वो सब चीज़ें भूलते जा रहे हैं। आज हिंदी भाषा को लोग इतनी इज्जत नहीं देते जितनी कि अमेरिकी भाषा या फॉरेनर लैंग्वेज को दी जाती है। आज हम संस्कृत भाषा भूलते जा रहे हैं, है ना। और आज हम दूसरों के त्योहारों पे ज़्यादा, जैसे फॉरेनर्स के जो त्यौहार है उनको सेलिब्रेट ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर भारतीय लोगों से ही पूछा जाए कि भाई कि महात्मा गांधी कब एक्सपायर हुए थे, या फिर रामचंद्र जी कितने भाई थे, उनसे कुछ वैसी चीज़ पूछ ली जाए, या फिर किसी भी धर्म के बारे में कुछ पूछ लिया जाए, तो वो टाँट खुजाने शुरू कर देते हैं, यार ये तो पता नहीं हमें। तो ये चीज़ क्या है? हम दूसरे की संस्कृति सभ्यता सीख रहे हैं, लेकिन अपनी भूलते हुए जा रहे हैं। जो शर्म होती है, आंखों का पर्दा होता है, वो अब नहीं रहा। तो ये सब चीज़ें हैं। इसी के साथ साथ जो आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक हो गया, सामाजिक में, अब समाज पहले जो समाज में अच्छी बात भी है, इसके अच्छे इम्पैक्ट है। आज पूरा विश्व में एक साइड पे एक ही पूरा समाज देखने को मिलता है। एक जगह पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी एक जगह पे होते हैं। कोई अमीर होता है, कोई पुअर होता है, कोई मिडिल क्लास होता है। परंतु इसके साथ ही साथ इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। समाज में एक अलग सोसाइटी बांट दी गई कि भाई ये तो मतलब अमीरों की सोसाइटी यहाँ से है, और गरीब की जो सोसाइटी है वहाँ पे सरकार भी ध्यान नहीं देती, वहाँ कोई भी ध्यान नहीं देता। इसी के साथ साथ तो अगर इसके अच्छे इम्पैक्ट है तो बुरे इम्पैक्ट भी है। इसी के साथ साथ 2-3 पॉइंट और होते हैं कि वैश्वीकरण ने किस प्रकार से राज्य की शक्ति में वृद्धि करी है, और वैश्वीकरण ने किस प्रकार से राज्य की शक्ति में कमी करी। अगर हम राज्य की शक्ति में वृद्धि की बात करते हैं तो आज सरकार के पास इतनी पावर है, इतनी
तकनीक है कि वो एक बटन दबाए, एक क्लिक करे के ही अपने लोगों की जानकारी हासिल कर सकता है। जैसे आज भी वैश्वीकरण के ही द्वारा तो संभव हो पाया कि भाई सरकार ने आधार कार्ड बना दिया और आधार कार्ड के माध्यम से आपके बारे में जानकारी सरकार को है कि आप कौन हो, आपका एड्रेस क्या है, आपके फादर का नाम क्या है, आपकी मदर का नाम क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो सरकार ने जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए, और अगर आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी करते हो जो कि गैर कानूनी है तो सरकार बहुत जल्दी आप तक पहुंच जाती है। तो ये अच्छे पॉइंट भी है, मतलब इससे सरकार की शक्तियों में वृद्धि हुई है। लेकिन सरकार की शक्तियों में कमी भी तो हुई है, जैसे कि अब भाई सरकार अगर कुछ ऐसे कार्य करती है जो कि लोगों के लिए सही नहीं है, और क्योंकि अब लोगों को उनके अधिकारों का पता है कि भाई हमारे मूल अधिकार ये हैं। अगर सरकार ने कुछ ऐसा करा तो लोग सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं। अब एक व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इन्फॉर्मेशन के माध्यम से सरकार कोई भी कुछ गलत काम करती है तो वो बहुत जल्दी वायरल हो जाती है, और लोग अब उस व्यक्ति को, उस समूह को, उस एरिया को, उस जगह को इंसाफ दिलाने के लिए एकजुट हो जाते हैं और सरकार के विरोध आंदोलन करने शुरू कर देते हैं। क्योंकि अब लोग अवेयर हो रहे हैं, अब लोगों को पता है कि भाई सरकार अगर ऐसे करेगी तो ये गैर कानूनी है, और भ्रष्टाचार का अगर कोई कार्य करता है तो वो लोग उनके खिलाफ भी, मतलब सरकार के खिलाफ भी लोग एक्शन कर देते हैं। जैसे अभी सिंपल सी बात थी, अभी नरेंद्र मोदी जी ने एक कानून पास करा था, तो मतलब जो कृषि संबंधी कानून था, तो भारतीय किसान हरियाणा, पंजाब के किसान और अन्य राज्यों के किसानों ने आके दिल्ली पे धरना दिया। तो 1 साल तक, कुछ टाइम तक उन्होंने धरना दिया। जब भाई सरकार को लगा कि हाँ, जो मैंने कानून करे हैं वो किसानों के हित के लिए नहीं हैं, तो सरकार ने उनको वापस ले लिया। तो यहाँ पे ये बात होगी ना कि वैश्वीकरण के द्वारा, इन्फॉर्मेशन के द्वारा जब लोगों को पता हो रहा है कि हाँ भाई चलो ये चीज़ उनके फ़ायदे के लिए है और सरकार ने ऐसे नहीं करा, तो सरकार को भी अपने कदम पीछे खींचने पड़ सकते हैं। तो ये अच्छे इम्पैक्ट और बुरे इम्पैक्ट हैं। आज के टाइम में क्या है, आज के टाइम में जो वैश्वीकरण के विरोधी हैं उन्होंने ये बोला है कि भाई दूसरे देशों, आज जैसे आईटी के द्वारा आज चीनी कंपनियों, आज भारतीय सरकार ने चीनी कंपनियों पे बैन लगा दिया है। क्यों? क्योंकि चीनी कंपनियों के द्वारा भारतीय लोगों की जो जानकारी है वो हासिल की जा रही है और उसका मिसयूज़ किया जा रहा है। आज बहुत सारे ऐसे भारतीय बड़े बिजनेसमैन हैं जिन्होंने विदेशों में अपनी कंपनी खोली हुई है, अपना मतलब उत्पादन कर रहे हैं। जैसे श्री रतन टाटा जी है, मुकेश अंबानी है, अनिल अंबानी हैं, ये सब हैं। इसी के साथ साथ WSF क्या है, WSF वर्ल्ड सोशल फोरम में क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, जो लेबर क्लास हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, या जो रिफ्यूजी हैं, जिनकी जो समस्या कोई नहीं सुन रहा, उन समस्याओं को मतलब सुनने के लिए वर्ल्ड सोशल फोरम है, जहाँ पे सामाजिक जो समस्या उत्पन्न हो रही है, जैसे महिलाओं की होगी, बच्चों की हो गई, लेबर्स की हो गई, या जो रिफ्यूजी होगी, उनकी समस्या को समाधान करने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ बताने की कोशिश की है कि 1991 के बाद भारत ने वैश्वीकरण को अपना लिया, और अपनाने के बाद यहाँ पे उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण आया। उदारीकरण का अर्थ होता है मतलब नीतियों का उदार करना, वैश्वीकरण का आपको पता ही है। और LPG, उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण। निजीकरण का अर्थ होता है कि भाई भारतीय सरकार ने अपनी कंपनियों को निजी हाथों में बेच दिया। जैसे बिजली थी, पहले बिजली भी सरकारी थी, पानी भी सरकारी था, और अब तो रेलवे भी अब मेरे ख्याल से प्राइवेट हो गई है। तो यहाँ पे LPG आ गई। LPG आपको पता ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर नहीं करोगे तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। फिर है भारत में वैश्वीकरण का विरोध। भारत में वैश्वीकरण के विरोध के लिए भी व्यक्ति आते हैं समय समय पे, क्योंकि उनका मानना है कि उनके अधिकार छीन रहे हैं, उनका रोजगार छीन रहा है। भाई जब से मॉल आ जाएगा तो जो फेरी वाले बंदे हैं, जो रोड पे जो बैठ के जो अपना रोजगार कमा रहे हैं, उनसे कौन चीज़ खरीदेगा। भाई अगर आप किसी मॉल पे जाते हो, वहाँ पे कोई वस्तु को, चीज़ को, मतलब कोई चीज़ खरीदते हो, तो वहाँ पे आप 5 रुपये कम तो करके दिखाओ, मैं मान जाऊँगा। लेकिन आप किसी रेडी वाले पे या किसी ऐसे भाई बहन से चीज़ जो थोड़े पुअर फैमिली से हैं, उनसे अगर आप कोई चीज़ खरीदते हो तो आप ये बोलते हो जी 5 नहीं जी, थोड़ी और सस्ती कर लो, थोड़ा और सस्ता कर लो। तो ये सब चीज़ें क्या है यार। ये चीज़ बताती है कि आप सिर्फ व्यक्ति अमीर से बहस नहीं कर सकते, लेकिन अपने गरीब को और गरीब करने की कोशिश करता है कि हाँ भाई वो व्यक्ति पहले से ही गरीब है, चलो उससे थोड़ा और गरीब कर दिया जाए।
चलो ये तो दूसरी बातें हैं। लिस्ट ऑफ चाइनीज़ ऐप बैन इन इंडिया, ऐसी बहुत सारी ऐप है जिनको बैन कर दिया गया है, तो ये वैश्वीकरण के अंतर्गत ही तो हुआ है। ऐसे भारत में बहुत सारे आंदोलन हुए हैं जो कि वैश्वीकरण के द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पर्यावरण को बचाने के लिए, जैसे भारत में नर्मदा आंदोलन है, ताड़ी विरोधी आंदोलन है, चिपको आंदोलन है, जिसमें महिलाओं पेड़ पे चिपक गई थी और उनका मानना था कि अगर पेड़ों को काटोगे, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां पेड़ों को काट के उन कंपनियों से बेड बनाने की कोशिश करती हैं, फर्नीचर बनाने की कोशिश करती हैं, और वो पेड़ों के जो उस एरिया के जो व्यक्ति हैं उन पेड़ों से उनका रोजगार चलता है, उन पेड़ों की लकड़ियों से वो उनके घर में ईंधन का काम होता है, फलों का काम, उन्हीं पेड़ों से उनको रोजगार मिलता है। परंतु अगर सरकार बड़ी बड़ी कंपनियों को उन पेड़ों की कटाई का मतलब कॉन्ट्रैक्ट दे देगी तो फिर ये गरीब लोग कहाँ जाएंगे। तो यहाँ वही बताने की कोशिश की गई है कि जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन है, ताड़ी विरोधी आंदोलन है, चिपको आंदोलन है, ये वैश्वीकरण में इसका अच्छा इम्पैक्ट भी देखने को मिला ताकि लोग बाग आके यहाँ पे जुट सके। आज भी अगर कहीं पे कुछ हिंसा हो जाती है, कुछ ऐसी मिस हैपनिंग हो जाती है, मतलब कुछ ऐसी घटना घट जाती है जो नहीं होनी चाहिए या जो अमानवीय है, तो लोगों में आक्रोश देखने को मिलता है। जैसे जैसे लोगों को पता चलता है कि भाई, जैसे अभी कोलकाता की बात करते हैं, पश्चिम बंगाल में एक महिला के साथ, एक डॉक्टर महिला के साथ मतलब एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों ने दुष्कर्म करने की कोशिश करी, तो पूरे भारत के व्यक्तियों के साथ साथ विदेश के लोगों को भी पता हो गया। तो ये वैश्वीकरण के द्वारा ही तो पता हो रहा है। इसके अगर अच्छे इम्पैक्ट भी है तो बुरे भी हैं। संसाधन भू राजनीतिक, आज के टाइम में क्या यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है कि अमीर मुल्क क्या कर रहे हैं कि गरीब मुल्कों के या जो अल्प विकसित मुल्क हैं, विकासशील मुल्क अल्प विकसित मुल्कों के या गरीब मुल्कों की भूमि के ऊपर नज़र रखे हुए हैं। आज जैसे चीन भारत को ये बोल रहा है कि अरुणाचल प्रदेश उनका है ना। जैसे भारत पाकिस्तान के बीच में कुछ फाइट हो रही है, किसके ऊपर हो रही है? कश्मीर के ऊपर हो रही है। चीन और भारत के बीच में जो फाइट हो रही है वो किसके ऊपर हो रही है? अरुणाचल प्रदेश के ऊपर हो रही है। जो रशिया और यूक्रेन के बीच में फाइट हो रही है वो भी भूमि के ऊपर हो रही है। तो आज ज़्यादातर मुल्क ये सोचते हैं कि अपने से छोटे मुल्क को दबाने की कोशिश की जाए और उस मुल्क के पास जो संसाधन है, जैसे भूमि है, मिट्टी है और पहाड़ है, नदियाँ हैं, ठीक है, जैसे भूमि, मिट्टी, झील, पहाड़, नदियाँ, कोयला, झरना, खनिज, बादल, इन सब का इस्तेमाल करके वो मुल्क और अमीर होने की कोशिश करता है। जैसे आज चीन ने ज़्यादातर मुल्कों को इतना कर्जा दे दिया है ताकि वो मुल्क कभी कर्जा उतार ही ना पाए। जैसे अगर हम श्रीलंका की बात करते हैं तो चीन ने जानबूझ के श्रीलंका को बहुत ज़्यादा कर्जा दे दिया है, पाकिस्तान को कर्जा दे दिया है, इंडोनेशिया को कर्जा दे दिया है और वो भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। अब चीन श्रीलंका के, इंडोनेशिया के, पाकिस्तान के संसाधनों को यूज़ करता है और अपना मोटा मुनाफा कमा रहा है। वहाँ की भूमि को यूज़ कर रहा है, वहाँ के जंगल को यूज़ कर रहा है, वहाँ के जो खनिज है उनको निकालने की कोशिश कर रहा है। तो ये सभी चीज़ें हैं, ये सभी आज भू राजनीतिक के अंतर्गत आती हैं। शायद अब आपको चैप्टर समझ में आ गया है। अब आपके पॉइंट आप खुद ब खुद बना सकते हो कि वैश्वीकरण क्या है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।